वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पे। आज के इस मॉर्निंग की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। और आपसे एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप जो है वो अपने सभी जो भी अन्य साथी हैं जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको हमारी इन क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है वो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सके और इन क्लासेस का जो बेनिफिट है वो ले सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि माय कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। एक बात और बता दूं कि इससे पहले आपकी जो है वो कंप्यूटर की क्लासेस एक क्लास हो चुकी है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है चैनल पे, तो वहाँ से आप जो है वो सभी क्लासेस को देख सकते हैं। हमारे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी चलती हैं, है ना। तो दिन में 2 क्लासेस आपके फर्स्ट सेमेस्टर की होती हैं और 2 क्लासेस जो है वो थर्ड सेमेस्टर की होती हैं। चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और पहला प्रश्न बता रही थी मैं आपको कि माय कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। तो माय कंप्यूटर क्या है भाई। माय कंप्यूटर जो है वो एक सिस्टम फोल्डर है। सिस्टम फोल्डर मतलब ये एक तरह का फोल्डर जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कई सारे अभी जैसे मैं जनरल आपको बात बताऊं, जैसे आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, उसमें कई सारे जो आइकन्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं वो डिफ़ॉल्ट आते हैं। लाइक आपका जैसे हम बात करें प्ले स्टोर की, गूगल की, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट वाला या मैसेजिंग जो ऐप होता है वो सभी डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल फ़ोन में रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से माय कंप्यूटर भी एक सिस्टम फोल्डर होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट रहती हैं उन सभी के फोल्डर हमको दिखाई देते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, स्पीकर हो, या फिर कुछ भी आपने कोई सीडी आपने जो है वो सीपीयू में लगा रखी है, वो सभी जो है वो इसमें शो होती हैं। और जितनी भी फाइल्स जो है वो आपने अपने सिस्टम में जो है वो सेव कर रखी है, उनकी लोकेशन भी जो है वो हमको इससे दिखाई दे जाती है। अगला प्रश्न है रिसाइक्लिंग बिन किसे कहते हैं। देखिए रिसाइक्लिंग बिन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारे घर में डस्टबिन रहते हैं ना, कचरे का डब्बा होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो अननेसेसरली डाटा होता है जब उसको हम डिलीट कर देते हैं तो वो एक ख़ास प्रकार के फोल्डर में जाकर जो है वो स्टोर हो जाता है, जिसे हम रिसाइक्लिंग बिन के नाम से जानते हैं। तो जो भी फाइल आप डिलीट स्वयं से करते हो या फिर वो गलती से डिलीट हो जाती हैं तो वो रिसाइक्लिंग बिन में जाकर स्टोर हो जाती हैं। वो अभी भी आपकी कंप्यूटर सिस्टम से पूरी तरीके से नहीं हटी हैं, वो सीधा कहाँ चली जाती हैं, रिसाइक्लिंग बिन में चली जाती हैं। फिर रिसाइक्लिंग बिन से भी अगर आप उनको डिलीट कर दें तो वो कम्प्लीटली फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट हो जाती है। जैसे हमारे घरों में कचरे का डब्बा होता है, हमने झाड़ू लगाया, कचरे को कचरे के डब्बे में डाल दिया, तो अभी भी जो चीज़ें आपने झाड़ू से निकाली थी, है ना, घर से जो कचरा आपने इकट्ठा किया था वो अभी भी आप ही के घर में एक कचरे के डब्बे में स्टोर है। तो रिसाइक्लिंग बिन भी कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा ही होता है। फिर जब आप वो बड़ी गाड़ी वाले आते हैं ना कचरा लेने, और जब आप कचरे को उसमें डाल देते हो फिर वो आपके घर से कम्प्लीटली बाहर हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई अनजाने में या आपने किसी अननेसेसरली डाटा को आपने कंप्यूटर से डिलीट किया तो वो अभी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही रहता है, पर वो स्टोर कहाँ रहता है, रिसाइक्लिंग बिन में। तो जब आप रिसाइक्लिंग बिन से भी उसको डिलीट कर दोगे तो देन वो आपके सिस्टम से कम्प्लीटली हट जाता है। तो रिसाइक्लिंग बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल क्या है। तो 1942 से 1955, ये आपको कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ
इन पीढ़ियों में कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर के रूप में क्या क्या यूज़ हुआ, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हुई, ट्रांजिस्टर हुआ, है ना, माइक्रोचिप हुई, ये सभी आपको याद रखने हैं। और इन पीढ़ियों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपको याद रखना है। तो जो प्रथम पीढ़ी थी वो 1942 से 1955 के मध्य रही। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। तो 5 पीढ़ियों में इसको विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर की यदि हम बात करेंगे तो एनालॉग जो कंप्यूटर है इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनालॉग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। एनालॉग क्या है, एक तरह की डिवाइस है जो कि प्रोसेसिंग का काम करती है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में इलेक्ट्रिक एनालॉग यानी कि विद्युत एनालॉग का यूज़ किया जाता है। पर इन कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है काम करने की वो थोड़ी स्लो होती है। अगला प्रश्न है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु जो प्रोसेसिंग है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। तो देखिए, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब दो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाई जाए तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है हिंदी में संकरित। संकरित मतलब अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बना ली गई हो। तो आपके जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये भी सम्मिश्रण होते हैं किसके, एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर जो हम नॉर्मली हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, जो आप स्कूल, कॉलेजेस और बहुत सारे संस्थानों में जिन्हें आप देखते हैं, तो ये आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके का छोटा जो है वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। और एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं इनमें एनालॉजिकली जो है वो हम इनपुट और आउटपुट करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें इनपुट और आउटपुट हमको एनालॉग फॉर्म में मिलते हैं, पर जो प्रोसेसिंग है वो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माउस क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर की जो डिवाइसेस होती हैं उनको मेनली जो 2 डिवाइसेस रहती हैं, एक तो इनपुट और दूसरा आपका आउटपुट होती है। इसके अलावा प्रोसेसर होता है। तो इनपुट जो डिवाइस होती है वो निर्देशों को, है ना, कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करती है। माउस भी एक तरह की इनपुट डिवाइस ही है जिसके द्वारा हम इसमें 2 तरह के बटन होते हैं, एक राइट क्लिक और एक लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है ना, इस तरह का आपने देखा होगा। माउस जो होता है वो इस प्रकार का रहता है, ये इसका वायर जुड़ा रहता है। इसमें 2 तरह की जो है वो, एक तो लेफ़्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। इसके अलावा इसके बीच में, है ना, ये बीच वाले हिस्से में एक स्क्रॉल बटन होता है। क्या होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, जिससे हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करना मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो आपका माउस होता है वो एक तरह की इनपुट डिवाइस है। इसमें 3 तरह के बटन हमें देखने के लिए मिलते हैं, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक, और बीच में इसके रहता है क्या, स्क्रॉल बटन। जो हमारे माउस होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल होता है जो कि वायर के थ्रू जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। दूसरा होता है ऑप्टिकल, है ना। अब देखिए, एक तो होता है, इसमें क्या रहता है, जो माउस के थ्रू जुड़ा रहता है, जो माउस जो है वायर के थ्रू जुड़ा रहता है, इसके नीचे एक बॉल चलता है। मतलब इसको जब आप पलट दोगे तो इसके नीचे एक बॉल होता है जो कि इसको मूव, कर्सर को मूव कराने का काम करता है। और आजकल जो है वो ऑप्टिकल जो है वो माउस आने लगे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ लाल रंग की जो है वो लाइट जलती रहती है। ठीक है, वायरलेस माउसेस भी आने लग गए हैं जो कि जिनको हमें कनेक्ट करने की, मतलब वायर के थ्रू कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने लैपटॉप वगैरह में देखा होगा, उनमें तो माउस भी नहीं होता है। उनके कीपैड में, जो उनका कीपैड होता है उसी के, अगर इस तरह से जो आपका कीपैड होता है उसी के आगे एक छोटी सी ऐसे स्पेस होती है, उसी में आप उंगली को घुमाकर जो है वो
माउस के समान कर्सर को मूव करवा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि माई नेटवर्क प्लेस क्या है। तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइल देख सकते हैं। अब माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है कि ये एक तरह का एप्लीकेशन है जिसका उपयोग करके आप अपने आसपास अगर कोई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है या फिर कोई भी नेटवर्क प्लेस उपलब्ध है वो देख सकते हो आप, है ना। फोल्डर और फाइल्स को देख सकते हो। इसके द्वारा हम नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर और फाइल्स को देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम हमारे नेटवर्क एरिया में जितनी भी जो नेटवर्क में उपलब्ध फाइलें और फोल्डर्स हैं उनको हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है टूल बार क्या है। तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिसमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। तो टूल बार क्या होता है, टूल्स का मतलब होता है उपकरण, ठीक है ना। उपकरण क्या काम करते हैं, अगर हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी चेंजेस करना है अपने द्वारा बनाई गई फाइल में, अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें कुछ खास जैसे कि कटिंग करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है ना, इन सभी का काम जो है वो हम टूल बार के थ्रू करते हैं। टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम हमारे बनाए गए डॉक्यूमेंट या फाइल में जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो कंप्यूटर के जनक हमारे चार्ल्स बाबेज थे। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, भाई आपको पीडीएफ ये सब याद रखनी चाहिए, है ना, फुल फॉर्म्स याद रखनी है। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल होता है ना, पीडीएफ हम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो ये पोर्टेबल मतलब जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ला ले जा सकें, है ना। तो डॉक्यूमेंट का ऐसा फॉर्म जिसको कि हम इधर से उधर आसानी से जो है वो स्थानांतरित कर सकें, वो आपका पीडीएफ कहलाता है। अगला प्रश्न है होम पेज क्या है। तो होम पेज क्या होता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं, है ना। आपको पता है ना होम पर कैसे जाते हैं, जैसे कि आपने कोई भी पोर्टल खोला, आपने कोई भी शैक्षणिक संस्थान या फिर किसी भी वेबसाइट का जब हम खोलते हैं तो जो सबसे पहला पेज हमको दिखाई देता है उस वेबसाइट का, वही उसका होम पेज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्स को समझाइए कि फैक्स क्या है। तो फैक्स जो है वो एक इंग्लिश भाषा का शब्द है जो कि फैसिबिली से बना है। किससे बना है फैक्स शब्द, अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से बना है। फेस का अर्थ होता है बनाना और सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान, सिमिलर, है ना। सिमिलर से सिमिली और फेस मतलब एक प्रारूप, ठीक है ना। तो जब हम सेम एज इट इज़ किसी डॉक्यूमेंट्स है का बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो दूसरा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, फैक्स कहा जाता है। अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाप प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। अब देखो, आपको अगर आपने कभी फैक्स किया हो तो आपको पता होगा, नहीं भी किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ना, कोई एप्लीकेशन है, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, तो आजकल तो हम ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, टेलीग्राम के थ्रू भेज देते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट। पर जब ये सुविधाएं नहीं थी तब जो है वो फैक्स मशीन के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट को, एक इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हाथों हाथ पहुंचाया जाता था। इसमें क्या होता है कि एक ख़ास तरह का फैक्स नंबर होता है। आपने देखा होगा अभी भी जो बड़ी बड़ी अपनी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वहाँ पे अभी भी फैक्स मशीन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि एक फैक्स मशीन पे, जैसे कि अभी आप यूपी के किसी एक शहर में है ना, जैसे कोई लखनऊ में है, ठीक है ना, लखनऊ से उसको फैक्स करना है, कहाँ करना है, इलाहाबाद फैक्स करना है। तो वो क्या करेगा, लखनऊ में एक फैक्स मशीन में जो है वो जहाँ पर उसको फैक्स करना है इलाहाबाद में, तो उस संस्थान का जो है वो फैक्स नंबर उसके पास रहेगा और वो क्या करेगा, एक पेज पे अपनी जानकारी को लिखेगा
और फिर फैक्स मशीन में उस नंबर को डायल करके, वो एक प्रिंटर टाइप मशीन होती है जो कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को अपने अंदर ले लेती है, ठीक है ना। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट अंदर की तरफ रीड होता हुआ जाता है तो हमने फैक्स मशीन पे फैक्स नंबर डायल कर दिया, तो वो फैक्स का एक प्रिंट आउट जो है वो संबंधित संस्थान में अपने आप निकल जाता है। मतलब आपने यहाँ से लखनऊ से एक फैक्स को जो है वो फैक्स मशीन में डाला, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो इलाहाबाद में जो फैक्स मशीन है जिसका नंबर आपने डायल किए वहाँ पर निकल आती है ना। तो ये इस तरीके से जो मतलब तार चलते थे ना, पहले तार करते थे, जो तार समझते हैं ना, टेलीग्राम जो भेजते थे, उसी टाइप का ये रहता है ना। टेलीग्राम में मोबाइल वो फ़ोन नंबर के जैसे डायल होता था, फैक्स मशीन जो है वो एक प्रिंटर जैसी संरचना होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? तो ये एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो कि विश्व के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। तो इंटरनेट क्या है? ये एक प्रकार का ऐसी प्रक्रिया है, ये एक प्रकार का ऐसा जाल है ना, जिसके थ्रू हम विश्व के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया, ठीक है ना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक जो वेब ब्राउज़र है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली गई अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ला सकते हैं, उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में जारी की गई थी तथा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1995 में बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे उपलब्ध सभी जानकारियों को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर देख सकते हैं। 1999 में बहुप्रचलित ये ब्राउज़र 2002 से 2003 के बीच इसका प्रयोग का जो श्रेय है वो 95% रहा। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण जो है वो IE8 है, ठीक ना। ये इसका न्यूली जो है वो वर्जन आ चुका है अब IE8, और जो है वो इसका जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो 1999 से शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पे उपलब्ध सभी जानकारियों को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या था? ABC। आसानी से याद हो जाएगा ना, ABC। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? यानी कि WWW लिखते हैं ना हम, इसकी खोज किसने की? तो सर टिम बर्नर ली ने जो है वो इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्या है? तो ईमेल जो है वो एक डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डाक के समान होती है, जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी जानकारी को घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डाक का एक रूप है। कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में इसमें क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम जानकारियों को स्थानांतरित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की अगर हम बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, और एक होता है आपका मैन। एक क्या होता है आपका? मैन, है ना। तो मैन का मतलब क्या है? क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा लैन होता है, फिर मैन आता है, देन फिर आपका वैन आता है। अगला प्रश्न है, FTP तथा HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए जिस नियम का हमको अनुपालन करना पड़ता है उसी को हम FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ही ये होता है नियमों का संग्रह,
नियमावली को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला है HTTP क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जब आप कोई हाइपर टेक्स्ट का होता है, कोई लिंक वगैरह होती है ना जो किसी पोर्टल पे आपको ब्लू कलर से दिखाई देती है, जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, तो उसके लिए जिस नियम का यूज़ किया जाता है तो उसको हम HTTP कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है वो यह कंप्यूटर में जितनी भी फुल फॉर्म्स दिए गए हैं वो एटलीस्ट याद होने चाहिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, गूगल की खोज किसने की थी, तो गूगल की जो खोज है वो लैरी पेज तथा सर्गे ब्रिन ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि गूगल की खोज किसने की थी, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या है, तो विंडोज़ 3.1 जो है वो विंडो का सबसे पहला वर्जन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट की किसकी सहायता से काम करता है, तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि मॉडेम एक इस तरह का जो है वो एक मतलब हम क्या कहें, एक तरह का उपकरण होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट सुविधा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई इंटरनेट कनेक्शन करवाता है तो आपको पता है ना, एक बॉक्स जैसा, जैसे सेट टॉप बॉक्स जैसा जो उपकरण आता है उसी को मॉडेम कहा जाता है। तो मॉडेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम में। अगला प्रश्न है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अभी बात की थी हमने लैन, वैन और मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में क्या जोड़ा जाता है, तो इन। आपने अक्सर किसी जो है वो वेबसाइट पे देखा होगा ना, .com.in करके लिखा रहता है, तो इन से मतलब होता है इंडिया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो कंप्यूटर की सुरक्षा हम एंटीवायरस के द्वारा कर सकते हैं ना। एंटीवायरस जो है वो कोई भी अगर गलत चीज़ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाती है तो उसको रिमूव कर देता है, स्कैन कर लेता है, फिर देन उसको रिमूव कर देता है ताकि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हानि नहीं पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड मेमोरी किसे कहते हैं, तो सेकंड मेमोरी की यदि हम बात करें तो सेकंड मेमोरी वह है जो कि अस्थायी होती है, जैसे कि CD, रोम और पेन ड्राइव, है ना। अस्थायी मेमोरी या सेकंड मेमोरी किसे कहते हैं हम, जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई CD लगा दी, कोई DVD लगा दी, पेन ड्राइव लगा दी, फ्लॉपी डिस्क लगा दी, है ना, या फिर जो रोम होती है, जो 2 प्रकार की हमारी जो कंप्यूटर में CPU में जो आपकी मेमोरी होती है, रोम और रैम, है ना, तो उसमें से रोम यानी कि रैंडम जो आपकी रीड ओनली मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो कब किया गया था, तो सॉफ्टवेयर शब्द का जो प्रयोग है वो 1957 में किया गया था, सबसे पहले 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रोम क्या है, तो ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं जो होती हैं उनको आप केवल रीड कर सकते हो, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। रोम का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, रीड ओनली मेमोरी होता है। ब्राउज़र के नाम बताइए, 2 आपको वेब ब्राउज़र्स के नाम बताने हैं, तो जैसे इसमें मोजिला फायरबॉक्स हो गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र वो सुविधाएं होती हैं जिसके द्वारा आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप गूगल पे चलाते हो ना, गूगल पर आप चलाते हो, तो उसी तरीके से रैम जो है वो इंटरनेट का जो यूज़ करने के लिए जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं वही आपका वेब ब्राउज़र कहलाता है। अगला है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं, रैम और रोम। तो रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है और रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपराध कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो आपका साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री में हेरा फेरी करना, ये आपके तीनों ही चीज़ें जो है वो साइबर क्राइम में या कंप्यूटर अपराध में आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? तो आपके कंप्यूटर में किस टाइप का प्रोसेसर लगा हुआ है ना? प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि जो काम को करे, है ना? प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कार्य करना। तो प्रोसेसर क्या है? जो काम करता है। तो जो काम करने वाली डिवाइस जितनी अच्छी होगी, है ना, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी की होगी, आपका कंप्यूटर उतना ही अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को एक विशिष्ट टास्क को कार्य में व्यक्त किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे यानी कि कंज्यूमर और कंप्यूटर के बीच में एक तरीके का इंटरमीडिएट होता है। देखिए, कंप्यूटर पे आप काम कैसे करते हो? बताओ कैसे काम करते हो? अगर आपको कोई जो है वो डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करनी है, आपको कोई जो है वो गणना से संबंधित वर्कशीट बनानी है, तो आप क्या करोगे? वर्कशीट बनानी है तो आप MS एक्सेल को खोलोगे। कोई डाटा आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप वर्ड पे जाके काम करोगे, MS वर्ड पे जाके काम करोगे। पेंटिंग करिए तो MS पेंट पे जाके काम करोगे, है ना? तो ये क्या है? ये एक साधन होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंज्यूमर, एक उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के मध्य, है ना, काम को करने का एक ज़रिया होता है। क्योंकि कंप्यूटर पे आप उसमें कोई ऐसा तो होता नहीं है कि आपने प्लग लगाया और अपने आप काम हो जाएगा। मिक्सर ग्राइंडर जैसा तो है नहीं कि आपने जार में सामान डाला, बटन स्विच ऑन किया और आपकी चटनी बन जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है ना, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? छपाई होती है। जैसे हम टाइपराइटर पे आपने देखा होगा ना, अक्सर टाइपिंग करते हुए देखा होगा आपने कि खास प्रकार के जो है वो छापे होते हैं ना, है ना, अक्षरों की छाप बनी रहती है जिन पे स्याही लग जाती है और वो जब कागज़ से टच होते हैं तो उनका इम्प्रेशन कागज़ पे बन जाता है। तो ये तो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर में इस तरीके से होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो ऑप्टिकली चलता है, ठीक है ना। उस पर कोई छपाई, जैसे आपने अक्सर अब हमारे प्रिंट आउट वगैरह देखे होंगे तो वो छपाई वाले नहीं आते हैं। जो आप टाइपराइटर से कोई डॉक्यूमेंट देखो तो वो किस तरीके से छप कर आता है, और हमारे कंप्यूटर से जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो किस तरीके से होता है, वो काफ़ी अंतर होता है ना दोनों में। तो वही आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षरों की छाप उभरती है ना, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में शाम 7 बजे होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास रहेगी वो शाम 7 बजे रहेगी। अब देन आपकी 10 बजे जो है वो थर्ड सेमेस्टर की क्लास रहेगी। तो थर्ड सेमेस्टर की क्लास मॉर्निंग में आपकी 10 बजे और इवनिंग में 8 बजे रहेगी, ठीक है। चलिए, तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।